नमस्कार दोस्तों, तुमने सच बोलने की जुर्रत की, ये भी तौहीन है अदालत की। मंजिलें रास्तों की धूल हुई, पूछते क्या हो तुम मसाफत की। अपना जद इस सफर भी छोड़ गए, जाने वालों ने कितनी उजलत की। तो ये शेर है सलीम कौसर साहब का, और इस शेर के साथ मैं बात को शुरू करूंगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, क्या अरविंद केजरीवाल मोदी की बनाई हुई जो उनकी स्क्रिप्ट है उस पर खेल रहे हैं? क्या केजरीवाल जो है पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी 2 बन चुके हैं और वो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बनी रहे और विपक्ष से बाकी विपक्षी दल धीरे धीरे खत्म हो जाएं, इस पर काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से सपना है कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो क्या वो कांग्रेस मुक्त भारत के लिए काम कर रहे हैं? इन्हीं सारे विषयों पर आज चर्चा करूंगा। और ये चर्चा करूं इसके पहले आपको बता दूं कि एक सबसे बड़ी चीज है, आपको ये जाननी चाहिए कि एक सवाल उठता है, क्या अरविंद केजरीवाल आज CIA एजेंट है? अरविंद केजरीवाल का आतंकवादी जो है कनेक्शन है, और वो लगातार जिस तरीके से चीजें करते आए हैं, उन सारी बातों को लेकर के बहुत सारी चीजें सामने खड़ी हुई कि अरविंद केजरीवाल आखिर है क्या और वो कर क्यों रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जिन चीजों का वो दिल्ली में विरोध करते हैं, वो सारे काम वो पंजाब में करते हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले कि क्या अरविंद केजरीवाल CIA एजेंट है? इसकी शुरुआत मैं करता हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक अखबार शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार पर आरोप लगाया कि वो इस अखबार में उनकी खबर छपने के बाद से उनसे नाराज हो गई। और ये हालांकि उस खबर के छपने के बाद नहीं हुआ है, ये पहले से मामला चल रहा था, ये काफी समय से चल रहा था, खबर तो बाद में छपी, इसलिए उसका कनेक्शन नहीं आप जोड़ सकते। दूसरी चीज, सेम खबर सेम फोटो जहां न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है, सेम स्क्रिप्ट और सेम वो सारी चीज एक गल्फ के अखबार में छपती है। तो इसको जैसे आप यदि देखेंगे, हिंदुस्तान के अंदर भी तमाम अखबारों में पेड न्यूज छपती है, उस पेड न्यूज में जिस तरीके से होता है, पूरा कंटेंट फोटो और सब अवेलेबल कराई जाती है, वही छप जाती है। कमोवेश यही स्थिति इनमें देखने को मिली। हालांकि अब क्या सही है क्या नहीं है, इस पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने सफाई दी कि नहीं, हम तो पूरी शिद्दत के साथ, हमारी रिपोर्ट थी इसलिए हमने छाप दी। हालांकि रिपोर्ट किस आधार पे थी, यदि सारे आंकड़े देखेंगे तो उस पर तो फिट नहीं बैठती है। इसका मतलब है, और इन दो ही अखबारों में छापी गई और जिस तरह से छापी गई, जिस तरह से फोटो सेम इस्तेमाल की गई, उन सारी चीजों से सवाल उठता है और मोडस ऑपरेंडी सामने आती है। तो चलिए इस पर जब हम बात करेंगे तो आज आप ये समझ लीजिए कि निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान जो शिक्षा के सुधार के नाम पर जो काम किए गए, जो पुराने स्कूल थे उन्हें जिस तरीके से सुधारा गया और सारी चीजें, उस पर मैं बात करूंगा, वहीं से बात शुरू करूंगा। केजरीवाल ने अपने एक वक्तव्य में जब इसको लेकर के वो आरोप लगा रहे थे नरेंद्र मोदी सरकार पर, तो उस समय केजरीवाल के मुंह से, अरविंद केजरीवाल के मुंह से जो निकला वो आप सुन लीजिए। वो कहा गया उसमें कि कल न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख के बारे में सवाल किया गया है कि केजरीवाल ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित खबर प्रकाशित कराना बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देश का सबसे बड़ा अखबार है। हालांकि उन्हें समझ में आ गया कि मैं वो गलती से टिप्पणी में उन्होंने फिर सुधार किया और कहा कि उन्होंने तुरंत कहा कि किसी खबर का न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित होना बहुत कठिन होता है। पहले उन्होंने क्या कहा कि बहुत मुश्किल काम है और बड़े शक्तिशाली देशों के और उससे होता है, तो बिल्कुल सही है। और किसी खबर का न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित होना कठिन होता है, फिर दोबारा उन्होंने किया। विश्व में हर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो है NYT के पहले पन्ने पर अपना नाम और तस्वीर आने के लिए बेकरार रहते हैं। अब अपनी लाइन पर बार बार गौर कीजिए।
अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर प्रकाशित कराना बहुत मुश्किल है। यह बात अरविंद केजरीवाल ने कही है, मैं नहीं कह रहा हूं मुश्किल है, लेकिन सही बात है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। दरअसल केजरीवाल का अमेरिकी संस्थाओं से पुराना रिश्ता है। अब यहीं पर मैं आ जाता हूं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 3 फरवरी 2014 को जब मेरठ में भाजपा की शंखनाद रैली हो रही थी, उस रैली में पर्चे बांटे थे और उसमें बांटा था कि अरविंद केजरीवाल का जो है ये CIA एजेंट है और इनका उससे रिश्ता है। और पर्चे में कहा गया था स्वराज से जन लोकपाल, जन लोकपाल के जन आंदोलन, जन आंदोलन से सत्ता का सफर तय करने वाले अरविंद केजरीवाल के स्वराज का गीत अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में नरेंद्र मोदी के सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है, इसलिए अमेरिका ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अरविंद केजरीवाल को चुना और इसके लिए तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उनका सहारा लिया गया। और CIA की सहयोगी जो संस्था है फोर्ड फाउंडेशन, उसकी सहायता से पर्चों में लिखा था कि अमेरिका की इस बदनाम खुफिया एजेंसी ने उनके जरिए अपने टास्क की पूर्ति की और इसके लिए वित्तीय संस्था इनक्यूटेल के माध्यम से फोर्ड फाउंडेशन को फंडिंग होती है और फोर्ड फाउंडेशन की एजेंट सिमरत ली खासकर उन अरब देशों में सक्रिय रही जहां जन आंदोलन हुए। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की NGO है कबीर, और कबीर में सिमरत ली ने 2010 में 4 महीने रहकर कबीर के आगामी एजेंडे की रिपोर्ट तैयार की थी। यह रिपोर्ट केजरीवाल के स्वराज का ब्लूप्रिंट है। इसी रिपोर्ट के सेल्फ रूल से प्रभावित अरविंद केजरीवाल का स्वराज है। वहीं उनकी मोहल्ला सभा इसी की देन है, जो वो मोहल्ला क्लिनिक और दूसरी चीजें बनी बाद में। पर्चे में कहा गया कि कबीर को 2007 से 2010 तक फोर्ड फाउंडेशन ने 86 लाख रुपए दिए और इनमें 2010 में सिमरत ली के दिल्ली प्रवास के पश्चात कबीर को पुनः करीब 1000 करोड़ रुपए दिए गए। दक्षिण एशिया में फोर्ड की प्रमुख है कविता एन रामदास, वो केजरीवाल के गॉडफादर जो कहे जाते हैं एडमिरल रामदास की बड़ी बेटी है और दिल्ली चुनाव में नामांकन के समय रामदास केजरीवाल के दाहिने खड़े थे। यह आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रामदास की पत्नी लीला दास आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण जो सब तय करने वाली कमेटी है उसकी प्रमुख है। अरविंद की भांति रामदास भी मैग्से से पुरस्कार प्राप्त है। वहीं फोर्ड के इन्फोसिस से अत्यंत प्रगाढ़ संबंध है। नारायण मूर्ति फोर्ड फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। इसके अलावा इन्फोसिस के ही नंदन नीले कड़ी भी अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली वासियों के नंबर उपलब्ध कराए, डाटा दिया और अमेरिका से 10 लाख लोगों के नंबरों पर आपका वोट देने की अपील कराई। तो आप ये समझिए, ये सारी चीजें सामने आई थी 2014 में। जब 2014 में ये आई थी, उसके बाद आप जानते हैं ये फरवरी में आई थी और उसके बाद में 2014 मई में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई थी। ये नरेंद्र मोदी की जो मेरठ रैली थी, शंखनाद रैली, उसमें ये पर्चा बांटा गया था। अब आइए आप पंजाब का देख लिए। पंजाब में क्या होता है, अरविंद केजरीवाल के जो आतंकवादी कनेक्शन है उनको लेकर के वही चीज आती है कि किस तरीके से उनके गरम ख्यालियों के साथ में, जो कहते हैं आतंकवादियों के साथ में, पूर्व आतंकवादियों के साथ में किस तरह से कनेक्शन है, उनके जरिए किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। 2017 के चुनाव के दौरान केजरीवाल गुरजिंदर सिंह के घर पर रुके थे। गुरजिंदर सिंह कौन है? यह पूर्व आतंकवादी है और इसके कनेक्शन आप समझिए। यह खालिस्तान मूवमेंट का एक बड़ा जो है, खालिस्तान आंदोलन का या आतंकवाद का एक बड़ा चेहरा था। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल जैसी पार्टियां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जो 5 साल से गुरजिंदर सिंह नामक शख्स के घर में रुकने
और उनके आतंकी कनेक्शन को लेकर के सारी चीजें सामने आई थी। बम धमाकों के मामले में 1997 में पंजाब के मोगा में बाघा पुराना स्थित एक मंदिर में बम विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट को गुरजिंदर सिंह जो ये आतंकवादी है, ये खालिस्तान कमांडो फोर्स का केसीएफ का सदस्य था और इसने उस घटना को अंजाम दिया था। गुरजिंदर को अदालत ने 7 जनवरी 2003 को भगोड़ा घोषित कर दिया था और उसके बाद फिर उसने सरेंडर किया और फिर सारी चीज हुई और अंत में जो तमाम सारे गवाहन मर गए, तमाम सारे को डरा दिया गया, तमाम सारी चीजें हुई और फिर वो लंबे समय के बाद में वो बरी हो गया। और 2008 में गुरजिंदर सिंह पर मोगा में धार्मिक भावनाएं भड़काने का भी आरोप लगा। एफआईआर दर्ज हुई, गाय की पूंछ काटकर मंदिर में फेंकने का मामला दर्ज हुआ, लेकिन उससे भी फिर बरी हो गया। गुरजिंदर सिंह में दिसंबर 2011 में एक बम ब्लास्ट में भी शामिल होने का मामला आया, लेकिन उस मामले में भी वो बरी हो गया। तो आप समझे, गुरजिंदर सिंह पर बाघा पुराना, मोगा, अमृतसर और आज तमाम जगह पे तमाम सारे मुकदमे हैं और इतने मुकदमे के बाद उसके घर में, मोगा के गांव घाला कला का वो रहने वाला है, उसके घर में जाकर के वो इंग्लैंड चला गया था 2017 में और फिर उसके बाद में आया और जिस तरीके से हुआ और उसने पूरी मदद की आम आदमी पार्टी की। तो आप समझिए कि ये पूरा एक कनेक्शन है और वो लगातार गुरजिंदर सिंह के बारे में आईबी की और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं कि वो लगातार जो है आतंकवादियों के संपर्क में है और उनके साथ रह करके सिख फॉर जस्टिस और उस मूवमेंट को चलाता है और उस मूवमेंट को चला करके किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को हवा देता है और अरविंद केजरीवाल उसके साथ मिलकर के चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसी के बाद में एक ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट में उन सबके एक पूरे नाम आते हैं और बहुत सारे कनेक्शन आते हैं और उस बार 2017 में अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं जीत पाते। लेकिन 2019 जब 2022 आता है और इस इलेक्शन के पहले जिस तरीके से ब्लास्ट होते हैं और चीजें होती हैं और उसमें भी अरविंद केजरीवाल के कनेक्शन तमाम सारे सामने आ रहे होते हैं। जो लुधियाना में बम ब्लास्ट होता है कोर्ट में और उससे लेकर के तमाम सारे आम आदमी पार्टी के कनेक्शन सामने आते हैं। आम आदमी पार्टी का कनेक्शन जो है हिमाचल प्रदेश में भी सामने आता है। तो ये बहुत सारी चीजें जब सामने आती हैं तो फिर लगता है कि क्या ऐसा है। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी और 2022 में तो मुख्यमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि आईबी और एनआईए इसकी जांच करे इन सारे कनेक्शंस की, कि क्या उनका सीआईए का कनेक्शन है, क्या उनका आतंकी कनेक्शन है, इसकी क्यों नहीं। आप देखिए 2014 में यह घटना होती है और उसके बाद में क्या है कि कुछ नहीं होता है। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में शोर तो बहुत मचते हैं, उसके बाद में कई देखिए आप आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं। मोहाली में किस तरीके से आतंकवादी घटना होती है और यहां आईबी के हेडक्वार्टर में रॉकेट लॉन्चर से हमला हो जाता है। इसके पहले लुधियाना में लुधियाना का बम ब्लास्ट मैं बता ही चुका हूं जो अदालत के अंदर होता है। इसके बाद में आप देखिए पटियाला में किस तरीके से खालिस्तान के नारे लगते हैं और सब कुछ होता है और वो मंदिर में घुस करके हमला कर देते हैं काली माता मंदिर में। तो ये घटना होती है और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। उसके बाद में आपको याद होगा कि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है वहां पर जो है खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और सब कुछ होता है। उसके एक दिन पहले मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और मिल के आते हैं और सारी चीजें, उसके बाद ये हो जाता है जो इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। तो ये सारी चीजें, ये कनेक्शन आप देखिए, आतंकी कनेक्शन आते हैं। ये भी सवाल सदैव उठता रहा है कि पंजाब में किस तरीके से जो है फंडिंग होती रही है केजरीवाल को और उनकी पार्टी को, जो फंडिंग करते रहे हैं ये बहुत सारे लोग, ये आतंकवादी जिनका कहा जाता है सब कुछ है फंड रेजिंग में, वो किस तरीके से मदद करते हैं, किस तरीके से तमाम सारे जो सरपंच हैं, दूसरे लोग हैं, उनको किस तरीके से उनके खातों में पेमेंट जा रही होती है, सब चीजें हो रही होती हैं और कहा जाता है कि उसकी मदद करें और ये करें। तो आप समझिए कुमार विश्वास ने भी इसको लेकर के बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि केजरीवाल ने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं खालिस्तान की मदद ले लूंगा, मैं खालिस्तान का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन मुझे पंजाब की सत्ता चाहिए।
और इसके लिए तो वो भगत सिंह का इस्तेमाल करते हैं। यहां वो गांधी की तस्वीर हटा देते हैं और वो हटा देते हैं। गुजरात में वो गांधी की तस्वीर टांगते हैं और यहां पर वो भगत सिंह की तस्वीर टांगते हैं, उनकी हटा देते हैं। तो इस तरह से ये कनेक्शन, और जब ये कनेक्शन हो तो आप समझ सकते हैं। अब मैं आता हूं मूल मुद्दे पे कि आखिर ये इस तरह से जो ये पूरा है फाउंडेशन का है सब है, ये सब कैसे हो रहा होता है। हु पेड द पाइपर फ्रेम को समझ लीजिए। जो पाइपर को पे करता है वही ट्यून भी बतलाता है, वही तय करता है कि नियम क्या होंगे और चीजों को कैसे किया जाना है। तो इस किताब में उन तरीकों को विस्तार पूर्वक जो है समझाया गया है, जिसमें CIA जैसी संस्था, फोर्ट और रॉकफेलर फाउंडेशन जैसे मैत्रीपूर्ण परोपकारी संगठनों के माध्यम से NGO की मदद करते हैं और उसके जरिए अपने नेटवर्क को जोड़ते हैं। आप गेट्स फाउंडेशन का नाम भी जोड़ सकते हैं और इस गुमान में न रहे कि यह सिर्फ केजरीवाल तक ही सीमित है। फोर्ट फाउंडेशन ने गुजरात की भी कई संस्थाओं को दान दिए हैं और मोदी का भी राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश अचानक नहीं हो गया है। उन्होंने 1990 के दशक में अमेरिका में कई चक्कर लगाए थे और उसके बाद में 2015 का मैं आपको बता ही चुका हूं। दक्षिण एशिया में फोर्ट की प्रमुख थी कविता एन रामदास, और जिन्होंने जिस तरीके से जो एडमिरल रामदास की बड़ी बेटी थी, और उन्होंने किस तरीके से दिल्ली के चुनाव को संभाला और किस तरीके से सारी चीजें की, ये आपको पता है। पुनर्स्थापना का जो ये सब पूरा, ये इन सब चीजों का आप गूगल करके सारी चीजें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई चीज छिपी नहीं है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। और 2010 में वो आई और किस तरीके से उन्होंने कबीर फाउंडेशन के साथ में जुड़ करके और कैसे कैसे खेल किया, ये सारी चीजें। और इसी फाउंडेशन ने ही अरविंद केजरीवाल को मैग्सेसे दिलवाने के लिए किस तरीके से मदद करी। तो ये समझ लीजिए जो केजरीवाल के पीछे आखिर कौन सी ताकत काम कर रही है, इससे आप पूरी बात को समझ सकते हैं। तो यह ताकत है जो कहीं ना कहीं केजरीवाल का पूरी ताकत बन के आती है। अब ये क्यों होता है, इस पर आइए। कैसे वो नरेंद्र मोदी की बनाई स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, इसको भी हम आपको दिखाते हैं। इसके पहले एक बार और चीजें बता देते हैं कि अभी मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है CBI ने FIR दर्ज की है। जो घोटाला हुआ है वहां पर आबकारी का, एक्साइज का घोटाला हुआ है, उस घोटाले के मामले में कि एक्साइज पॉलिसी जो अप्रूव की गई और उसके बाद में उसे जो बदली गई, जिस तरीके से उसमें चेंज किया गया और चेंज करके कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया। इसमें सबसे पहले मुलजिम मनीष सिसोदिया हैं जो डिप्टी CM है दिल्ली के। इसके अलावा R गोपी कृष्ण है, आनंद तिवारी हैं, पंकज भटनागर हैं, विजय नैयर हैं, मनोज राय हैं, अमनदीप ढाल हैं। अमनदीप ढाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अमनदीप ढाल ही हैं जो पंजाब में भी शराब का ठेका पूरा संभाल रहे हैं और यहां भी ढाल, और यही लोग जो है पूरा फिर अमित अरोड़ा हैं, समीर महेंद्रू हैं, बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड है, दिनेश अरोड़ा है, महादेव लिकर है, सनी मरवा है, अरुण रामचंद्र पिल्लई हैं, अर्जुन पांडे हैं। तो इससे ये तो कई उसमें कर्मचारी हैं और अधिकतर जो है आपको कई पंजाबी नाम मैंने बताए, ये सारे सब जो है पंजाब और दिल्ली का कनेक्शन है पूरा। CBI के FIR से पता चलता है कि किस तरीके से मनीष तिवारी ने अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने के लिए किस तरीके से कमीशन और क्या क्या कैसे होता था और कौन कौन लोग कैसे ऑपरेट करते थे। तो इसमें 114 करोड़ 36 लाख रुपए का फायदा इन कंपनियों को पहुंचाया और इन कंपनियों ने उसके बदले में पंजाब में किस तरीके से मदद की। इन सारी बातों को बगैर उपराज्यपाल की मंजूरी के फाइल के कई बड़े फैसले ले लिए गए जो कि कानून के विपरीत हैं। यह है मनीष सिसोदिया के सामने चुनौती थी कि इस कमीशन को लेकर करीबी व्यापारियों को लाइसेंस देने और उनको कैसे, तो इसमें कई ब्लैक लिस्टेड को दिया गया, कई सारी चीजें की गई। और जब ये सारी चीजें आती हैं तो बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं और इससे पता चलता है। और जैसे ही राज्यपाल ने, जो उपराज्यपाल है मौजूदा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का CBI को भेज दिया और CBI ने FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने इस एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लिया, क्योंकि यदि वापस नहीं लेते तो तत्काल फंसने की स्थिति में थे। तो उन्होंने तत्काल एक ये किया, यदि आप सही थे तो आपने फिर वापस क्यों लिया, यदि पॉलिसी सही थी तो आपने वापस क्यों लिया, क्योंकि वो नियम विरुद्ध थी।
इसलिए आपने वापस लिया और पुरानी पॉलिसी को आपने लागू कर दिया। अब आप समझिए ये जो नई पॉलिसी आपने बनाई उसमें किस तरीके से वो बढ़ाए गए, किस तरीके से क्या किया गया, तो वो सारा पूरा खेल है। पॉलिसी बनाने में कोई नहीं, आपको अधिकार है, लेकिन उसका पूरा खेल समझने की जरूरत है। तो ये अब आप समझ लीजिए कि पंजाब में ही क्या होता है कि पंजाब में किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री जो है कमीशन का खेल था, और उस कमीशन के खेल में वो असल में चड्ढा का उसमें नाम आ रहा था, अमन चड्ढा का। तो जो चड्ढा का जब नाम आ रहा था तो चड्ढा कैसे को बचाया जाए, और इसलिए बलि का बकरा बना दिया गया उस स्वास्थ्य मंत्री को। इसी तरीके से आप देखिए सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो, ये सब सारे चीजें ये रहेंगे क्योंकि केजरीवाल के चेहरे को बचाना है। तो ये पूरा खेल है। और अब आप देखिए पंजाब में ये सरकार आने के बाद में वही काम कर रही, जैसे वहां ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कांग्रेस के नेताओं को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, दूसरे दलों को किया जा रहा है जो प्रमुख विपक्षी दल है, तो उसी तरीके से पंजाब में विजिलेंस ब्यूरो काम कर रहा है। उसने पंजाब के एक मंत्री धर्म सिंह सोद को 3,000 रुपया उनके यहां से बरामद हुआ था, सिर्फ 3,000 रुपया। और उनको किस तरीके से कि उन्होंने पेड़ काटने में 500-500 रुपया लिए और क्या किया और क्या, तो इस तरह से अब मतलब अजीब सी बात आती है कि 500-500 रुपया लेके मंत्री पेड़ कटवा रहा था, तो बड़ी हंसी आती है। तो लेकिन अब उन्होंने इस तरीके से आरोप लगा करके उन्हें जेल भेज दिया। उसके बाद में अब पंजाब के पूर्व मंत्री हैं जो हिंदू चेहरा है आंसू, और आंसू के ऊपर ये भारत भूषण आंसू हैं, लुधियाना में बड़े मजबूत है, और लुधियाना में आम आदमी पार्टी जहां अपने आप को पूरी तरह क्लीन स्वीप पा रही थी, आंसू ने उनकी रोक दी थी और ब्रेक लगा दिया था। इसलिए अब आंसू पर हमला हो रहा है, उन पर जो है घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। और उसमें जो जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निचले स्तर के कई चीजें हो सकती हैं, कई चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन आंसू का वहां कहीं रोल नहीं है, लेकिन उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद में जो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी फंसाने की कोशिश की गई थी और उनके लिए भी बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन फिलहाल अभी उनका तो रोक दिया गया है। लेकिन बाकी आंसू को कैसे फंसाया जाए, मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा को फंसाने की कोशिश की गई, और इस तरीके से बहुत सारी चीजें। तो आप समझिए कि जो ये सब कुछ है उसके बाद में लगता है कि खेल पूरा एक क्या है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप एक चीज देखिए, अपने लोगों को किस तरीके से करके उनकी आहुति दे करके और किस तरीके से अपना चेहरा बड़ा मजबूत बना लिया जाता है, यही काम नरेंद्र मोदी करते रहे। आपको याद होगा गुजरात में सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी प्रजापति इनकाउंटर हुआ था, उसमें अमित शाह के जो वकील रहे थे उस समय यूयू ललित, जो अब सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, वो जो है उस समय 2014 में कॉलेजियम ने गोपाल सुब्रमण्यम का नाम बतौर जज नियुक्त किया जाने के लिए भेजा था, लेकिन जब सरकार बदल गई थी तो उसने उसे सहमत देने से इनकार कर दिया। गोपाल सुब्रमण्यम सोहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर मामले में न्याय मित्र थे, उन्होंने एमिकस क्यूरी थे और उन्होंने सिफारिश पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। आप समझ लीजिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कलेजियम सर्वोच्च अदालत के जजों की नियुक्ति के 4 नामों की सिफारिश सरकार को भेजी थी, जिसमें गोपाल सुब्रमण्यम का नाम भी शामिल था। विरोध के बाद सुब्रमण्यम ने अपना नाम स्वयं ही वापस ले लिया था और न्यायाधीश पद की गरिमा उन्होंने बरकरार रखी थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज ये स्थिति हो रही, जिस तरीके से जितने पूरे इनकाउंटर किए जा रहे थे वो किए जा रहे थे, इस तरीके से करीब 50 से अधिक इनकाउंटर किए गए फर्जी, और इनमें तमाम सारे में एक चीज सामने आई कि इन इनकाउंटरों को में जो लोग मारे गए थे वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे अमित शाह से, अमित शाह के लोगों से, और उन्हें भेजा जाता था और फिर किया जाता था। उसके जरिए नरेंद्र मोदी की छवि निखारने का काम किया जाता था कि कैसे उन्हें एक हीरो की तरह पेश किया जाए कि देखिए उन्हें मारने आ रहे हैं, पाकिस्तानी आतंकी मारने आ रहे हैं, मुस्लिम आतंकी मारने आ रहे हैं, और इस तरह के खेल होते थे। और इन सब खेलों का ही नतीजा था कि जो जिस तरीके से पूरी सारी रोटियां सेकी जाती हैं, तो ये रोटियां सेकने का क्रम तब से चल रहा है। उसी तरह की बिल्कुल स्थिति में केजरीवाल काम कर रहे हैं, उन्हीं सारी चीजों को देख रहे हैं। तो जब इन सब चीजों को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके के खेल हैं, और इन खेल को समझने की जरूरत है कि ये कहीं ना कहीं मिला जुला खेल है। उसी तरीके से जैसे
कि पक्ष भी हमारा हो, विपक्ष भी हमारा हो, हम ही तय कर देंगे और सारी चीजें बता देंगे और उसके बाद होगा। अभी आप देखिए नरेंद्र मोदी आने वाले हैं मोहाली, और उसके 2 दिन पहले कुछ लोगों को पकड़ा जाता है और कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी को मारने और उसकी पूरी साजिश रची जा रही है, उनके लिए ये है और वो है। तो ये समझिए जो 2 राष्ट्र का सिद्धांत था, उस समय मिलजुल कर नूरा कुश्ती खेलते थे हिंदू महासभा, मतलब ये आरएसएस और मुस्लिम लीग, वही हाल आज अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच चल रहा है। वो नूरा किस्ती इसलिए चल रही कि इसी बहाने तुम भी सत्ता में, हम भी सत्ता में, और हमारी सबसे विरोधी, सबसे बड़ी जो हमारे लिए दोनों के लिए खतरा बन सकती है, वो कांग्रेस सत्ता से बाहर रहनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर सकती है सत्ता से 2024 में भी, या उसके बाद या पहले कर सकती थी। क्योंकि यदि 22 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी पाती है तो 12 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी पाती है। आम आदमी पार्टी सिर्फ 60 लाख वोट पाती है, और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो 2.5 लाख वोट भी पूरे पाती हो। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इस देश में विकल्प सिर्फ कांग्रेस बन सकती है और राहुल गांधी बन सकते हैं। इसलिए उन्हें खत्म करना है, उनकी पार्टी को खत्म करना है, और उनको खत्म करने का जो पूरा खेल है, उसी की कड़ी में ये सारी चीजें होती हैं। और इसीलिए हर जगह जहां पर वो सत्ता में आते हैं, कांग्रेस को खत्म करने, दिल्ली में आए तो कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश है, और यहां आए तो कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश है। तो यह पूरी एक प्रकार से खेल है। नहीं तो जो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पर सीआईए का एजेंट होने का आरोप लगाती थी, उसने उस पर जांच क्यों नहीं कराई सत्ता में आने के बाद? उसके पास एनआईए थी, सीबीआई थी, विजिलेंस थी, और सारी संस्थाएं थी, रॉ थी, आईबी थी। उसके बाद में जब पाकिस्तानी कनेक्शन होता है, उसको लेके वहां का मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखता है, फिर भी वो नहीं करते हैं। तो आप समझिए कि किस तरह की स्थितियां। तो इन सारी बातों से समझा जा सकता है कि खेल किस हद तक खेला जा रहा है, कहां से खेला जा रहा है। यही वजह है कि उनके ऊपर सक्षम कार्रवाई करने की बजाय और इस तरह से कार्रवाई की जाती है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे और हमारा काम बन जाए। तो कमोबेश यही इनका चाल, चरित्र, चेहरा है, और उसी पर ये लोग काम करते हैं। वैसे ही जैसे सारे खेल होते हैं कि 2022 की बात है, 12 फरवरी 2022 की, कि अमित शाह जाकर के क्या कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को शरणार्थियों जैसा वो करके उनको बसाने का काम कांग्रेस करती है, जबकि वास्तव में कांग्रेस तो ना उत्तराखंड में सत्ता में है, ना कहीं और है। तो वो क्या बसाएगी? बसाने का काम तो आप करते हैं, आपके मंत्री हरदीप का ट्वीट आ जाता है। तो ये सारे खेल हैं, और इन खेल में एक जैसा एक पिच पर आ जाते हैं, एक स्क्रिप्ट पर खेलते हैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तभी जब कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल सीबीआई, ईडी के दुरुपयोग को लेकर के चिट्ठी देते हैं, तो उस पर आम आदमी पार्टी साइन नहीं करती है। तो इस पूरे कनेक्शन को समझिए। इसलिए आम आदमी पार्टी कोई विक्टिम नहीं है, वो उस खेल का हिस्सा है, उस स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो आरएसएस ने लिखा है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के लिए। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।